थी उस बैठक से, कुछ निकला, कुछ सीजफायर की तरफ बात बढ़ी, कुछ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बढ़ने की बात बढ़ी, क्या हुआ क्या? देखिए उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, पहले तो ये समझ लीजिए आप। दूसरा, उसमें जो सीज फायर की बात हो रही थी, तो जनरली लोग सीज फायर समझने में गलती करते हैं। सीज फायर की जो उनकी डिमांड है कि आप इसको रोकिए और जहां सिविलियंस के इलाके में आर्मी उनकी पहुंच रही है वो बंद होना चाहिए, लेकिन रशियन के टर्म्स में सीज फायर हुए जहां पे फॉरेन नेशनल्स या कुछ यूक्रेनियंस बाहर असाइलम ले रहे हैं, वो वाला है। तो इसलिए सीज फायर को बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं समझना चाहिए। वो सीज फायर सिर्फ एक पैसेज के तौर पे है, तो उस पर लेकिन कोई बातचीत हो नहीं पाई। उन्होंने कहा वो तो हम ऑलरेडी किसी सिविलियन के ऊपर हमला नहीं कर रहे, तो ये तो इशू ही नहीं है। दूसरा जो नेटो वाले इश्यूज हैं, डिसआर्म करिए, वो इश्यूज हैं, उस पर कोई बात नहीं बन पाई। दोनों अपने अपने अड़े हुए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये कि यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो पब्लिकली ऐसा बयान दे देते हैं जिससे बात डिरेल हो जाती है। अब उनका ये बयान रशियंस को बहुत खराब लग रहा है कि आप कह रहे हैं आप हथियार डाल दीजिए। रशियंस को सलाह दे रहे हैं कि रशियन आर्मी जो है हथियार डाल दे, उनके पास कोई चॉइस नहीं है और हम लड़ेंगे। तो इस बैकग्राउंड पे बातचीत नहीं हो सकती, तो इसलिए नतीजा शिफर था। क्योंकि जो कोर इशू है कि आप संविधान से हटाइए, पूरी जो आपकी बाउंड्री पे नेटो की सेनाएं खड़ी उनको हटाइए, उस पर कोई बात ही नहीं हो सकती। तो वो बातचीत फेल। आपकी बाउंड्री मतलब नेटो की सेना तो उनकी अपनी ज्योग्राफीज में खड़ी होंगी, इनके बॉर्डर के पास खड़ी होंगी, वो इनका क्या लेना है? बेलारूस से लेकर के, बेलारूस तो उनकी साइड में, आप पोलैंड से आइए इधर होते हुए, पूरी जो इसकी बॉर्डर कंट्रीज है यूक्रेन की, वहाँ पे सारे लोग जमावड़ा लगाए, तो जिसको कहते हैं वो पीछे हटना चाहिए। तो वो खैर बातचीत हो नहीं पाई, इसलिए, और वो वॉर ऑनगोइंग है, वॉर वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मैं पढ़ भी रहा था कि जो एक लंबा कॉन्वॉय जा रहा था, 64 किलोमीटर लंबा वाला। 64 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय? हाँ, यूएस का, पूरी आर्मी वो सब जा, यूएस कर रहे, रशिया की, वो सब डिस्पर्स हो गए, पूरे देश में फैल चुके हैं वो। इस तरीके का इन्वेजन है वहाँ पे, तो उस पर कुछ हो नहीं रहा है। और मार्केट ने समझ लिया कि रोज ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो अब ठीक है, आज तो 16th डे हो गया वो रशियन 16 इन्वेजन डे वॉर का हो गया। तो ठीक है, ये तो लिंगरिंग वारी है, ये इसमें कुछ वैसे का वैसे ही माहौल बना हुआ है। पर फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम ग्लोबली अवेट कर रहे थे, ये यूएस मार्केट्स में दबाव वाला ग्राफिक फिर से स्क्रीन पे लेकर आइएगा। कल के यूएस मार्केट्स तो वैसे ऑफ डेज लोज बंद हुए, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन 1/3% डाउ, नैस्डैक 1%, ग्रोथ स्टॉक्स की ज्यादा पिटाई हो रही थी, और ये बैक टू बैक 5th स्ट्रेट वीक होने जा रहा है जब वीक ऑन वीक पिछले 5 हफ्ते से यूएस मार्केट्स कमजोरी के साथ बंद होंगे। तो कहां इतनी तेजी के बाद कहां ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कल वो इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले थे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के आंकड़े कहा जा रहा था, क्योंकि अगले हफ्ते वो फेड बैठक की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे। 40 इयर्स के हाईस पे इन्फ्लेशन, ये उसी ने मार्केट का मूड बिगाड़ा क्या? यस, 1982 के बाद से इतना ज्यादा इन्फ्लेशन कल देखने को मिला, 7.9%। अब देखिए, चिंता करने के हमें 38-40 साल के जो अमेरिकन हैं, उन्होंने आज तक ऐसा इन्फ्लेशन देखा ही नहीं होगा। देखा ही नहीं हुआ, एक जनरेशन बदल गई, उनको पता नहीं था इतना महंगाई हो भी सकती क्या है। तो चिंता करने के लिए हमें एक कारण चाहिए होता। तो अब ये लेटेस्ट कारण है, ये जिसपे हमें चिंता, बीच में हमने छोड़ दिया था, क्रूड और युद्ध की तरफ चले गए थे, अब ये असली कारण आ गया है। इस कारण से निपटने के लिए फेड क्या कर सकता है, ये पर अगले हफ्ते वाली बैठक, अगले हफ्ते थर्सडे को जो हमको परिणाम पता चलेगा 2 दिन की बैठक के बाद, 0.5% बढ़ेगा, 0.25% बढ़ेगा, कमेंट्री क्या होगी, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, क्या युद्ध की वजह से इकॉनमी इतनी फ्रेजाइल हो गई है कि आप ब्याज दरें मत बढ़ाइए, क्या ये रिस्क लेंगे? अगर रिस्क नहीं लेते तो दोनों के बीच में 50 की जगह 25 ही करके 25 कर, आपने 25 किया या आपने कहा कि नहीं इस वाले में पास देते, हर 45 दिन में होती तो अगले वाले में देखेंगे, तो आप एक टिकिंग बम में बैठेंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन तो है, ये तो फैक्ट है, अब आप इसको टाल रहे हैं, यानी प्रेशर कुकर में प्रेशर नहीं निकलने देना है, उसको दबा के बैठे तो फटेगा फिर वो। तो अब ये एक डिबेट है कि कब, टाइमिंग का इशू, आज बढ़ाओ, कल बढ़ाओ, परसों बढ़ाओ, जितना आप लेट करोगे उतना मुश्किल होगी। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति पड़ गई, उसमें क्या करेंगे पावेल साहब थर्सडे को? प्रेशर कुकर में एक तो सब कुछ बंद है, ऊपर से गैस बढ़ा दिया आपने, रशिया का गैस बढ़ा दिया और ऊपर से हाथ रख दिया कि मैं सीटी नहीं आने दूंगा। मतलब इन्फ्लेशन हो गया है, आप बढ़ाते जा रहे, लिंगर ऑन कर रहे, नहीं अभी थोड़ा और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। ये अभी जो इश्यूज है वो तो अब इन्फ्लेशन के आंकड़े तो और बढ़ने चाहिए लॉजिकली। ये देखिए अभी क्या है, जनवरी का आंकड़ा आया था फरवरी में, फरवरी का आंकड़ा आया है अब। इसमें वॉर की वजह से जो इन्फ्लेशन
क्रिएट हुआ था क्रूड की वजह से, कोल की वजह से, गैस की वजह से, वो डिस्काउंटेड नहीं है। अब वो तो दिखेगा। तो जो अब नया आंकड़ा आएगा आपका अप्रैल वाला, मतलब अप्रैल में आएगा मार्च वाला का आंकड़ा, तो ये पूरा उसमें आएगा तो 8 से ऊपर जाएगा, जो 60-70 साल के हाई पे पहुंच जाएगा इन्फ्लेशन। तो कहा कैसे फेड मैनेज कोशिश करेंगे? करता था कि 2% इन्फ्लेशन पे टारगेट कर रहे हैं, वहां ले जाना चाहते हैं, इंडिया से आज ज्यादा 8 पे पहुंच गए। इंडिया से ज्यादा, इंडिया में तो फिर भी कम इन्फ्लेशन। अच्छा, ये बहुत सही बात है। ये फरवरी का डेटेड आंकड़ा है। असली ये वॉर रिलेटेड महंगाई जो बढ़नी है वो आपको अगले महीने के आंकड़े में देखने को मिलेगी। और यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी, मतलब यूएस की फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलेन, उनका बयान सुनिए। उन्होंने भी सिमिलर चीज कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो साल है, अनदर साल होने वाला है अनकंफर्टेबल इन्फ्लेशन का। सुनिए एक बार। So I think there's a lot of uncertainty that is related to what's going on with Russia and Ukraine, and I do think that it's exacerbating inflation. I don't want to make a prediction exactly as to what's going to happen in the second half of the year. You know, we're likely to see another year in which 12-month inflation numbers remain very uncomfortably high. Remain very uncomfortably high. ये बिल्कुल सही बात। ये दर्द जो देखा है यूएस ने, उससे ज्यादा दर्द देखने का समय अब आगे आने वाला है। दिक्कत भरा माहौल वहां पे। और अब मेरे ख्याल से ये 16 दिन हो गए रशिया यूक्रेन क्राइसिस के, हो गया। अब जो फोकस ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का है, अब पूरी तरह से यूएस इन्फ्लेशन और यूएस के फेड के मूव पे फोकस शुरू हो जाएगा। FIC अब वो एफआई इसीलिए तो बेच रहे हैं। हाँ, तो अब वो फोकस वहां शिफ्ट होना है। एफआई के बेचने से ज्यादा वीरू के पास जाऊंगा, उससे पहले इंटरेस्टिंग वो भी आंकड़ा दूंगा आपको। अच्छा, इस बीच यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वीरू, कल उनकी मीट थी। उन्होंने भी क्या करा, एक सरप्राइज करा मार्केट को। ईसीबी ने कहा है कि वो अपना जो स्टिमुलस है उसका जो प्लान्ड वाइंड डाउन करना था, प्लान से अब ज्यादा जल्दी करेंगे, ज्यादा एग्रेसिवली पैसा खींचेंगे। हालांकि वो भी स्टैगफ्लेशन से जूझ रहे हैं। इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती चली आ रही है, महंगाई बढ़ते चली जा रही है। और उस बीच में सरप्राइज करा मार्केट को कि ईसीबी अपना ये जो खरीद प्रोग्राम है लगातार अब और जल्दी वाइंड डाउन करती हुई नजर आएगी। ये सब इश्यूज क्रिपल करते हुए, ये सब इंटरेस्टिंग इश्यूज। अच्छा, हो गई बात। आपने तो अड्डा तक बहुत कुछ समझा दिया होगा कल शाम तक। कोई की टेक अवे नया आया है मेरे पास कल से लेकर आज सुबह तक, पॉलिटिकल वर्डिक्ट को लेकर? नहीं, अब हो गया सब डाइजेस्टेड। और जो हमने 3.5 बजे तक छोड़ा था उससे कुछ ज्यादा आंकड़े बदले नहीं। बस अब एक जैसे ही दिलचस्पी रहेगी कि उत्तराखंड का सीएम कौन बने, क्योंकि धामी साहब हार गए।